हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सुपर कोचिंग AE बाय टेक्स्ट बुक। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में। सो गाइज, PGCIL एग्ज़ाम आपकी बहुत नज़दीक आ चुकी है। बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है। 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। खास तौर से इंग्लिश का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपकी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप आउट ऑफ आउट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, अगर आपने ग्रामर के वोकैब के क्लासेस रेगुलरली अटेंड किए हैं। तो आज का ये सेशन आप सबके लिए एक प्रकार से एक बूस्टर सेशन में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वोकैब के, ग्रामर के, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले PGCIL एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। उनको भी इनवाइट कर दें यहाँ पर, सो दैट बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। दूसरी बात यह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड लास्टली, आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम @kaustubsir_textbook। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पर आपको सारे PDFs मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइज रेडी? सब लोग एक बार यस करके कमेंट कर दीजिए। पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पर आपको वोकैब का सवाल आ गया है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डैम्प? डैम्प इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? सब लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। मॉइस्ट, ह्यूमिड, ड्राई या फिर ड्यूई? नाउ डैम्प, ये जो वर्ड है, एक तो एडजेक्टिव होता है, विशेषण, जिसका मतलब होता है मॉइस्ट या फिर गीला, वेट। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? जो ड्राई है, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है, जो सूखा है, तो यहाँ पर ड्राई आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि मॉइस्ट और ह्यूमिड और ड्यूई ये सारे सिनोनिम्स बनते हैं और हमें एंटोनिम चाहिए था। सो आंसर नंबर 3 इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन ऑल ऑफ यू जिन्होंने आंसर 3 दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कुड सेंस द डैश बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जैंगलिंग, रॉकुअस, डिसहार्मनी या फिर ट्रूथलेसनेस? काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर सारे, आप देख सकते हैं। I could sense the dash between husband and wife. तो इसका सही आंसर आएगा डिसहार्मनी। डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी बोल सकते हैं। फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, फीलिंग ऑफ हेट्रेड। एक दूसरे के पति क्या है? एक दूसरे के प्रति हेट्रेड है, नफरत है, झगड़ा चल रहा है उन दोनों का, ऐसा। ट्रूथलेसनेस नहीं। ट्रूथलेसनेस का मतलब क्या होता है? जो फॉल्स है। अब ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मुझे फॉल्स दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉल्स क्या? झूठा क्या? ट्रूथलेसनेस अबाउट समथिंग, अबाउट व्हाट? तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंस देगा सेंटेंस को, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रैक्यूअस का मतलब होता है एक प्रकार से हार्श। ठीक है, जो बहुत ज्यादा हार्श होता है ना, हार्श बोल सकते हैं, डिसएग्रीएबल बोल सकते हैं, ये होता है रैक्यूअस। और यहाँ पर जो पहला वर्ड है जैंगलिंग, जैंगलिंग ये जो वर्ड है, इट इज जनरली रिलेटेड टू आवाज, मतलब अगेन कर्कश आवाज, हार्श साउंड करना, हार्श साउंड, कर्कश आवाज जिसको हम कहते हैं हार्श साउंड, या फिर हार्श नॉइज बोल सकते हैं। नॉइज ये ज्यादा बेटर वर्ड होगा, इसको हम जैंगलिंग कहते हैं ना, जोर जोर से किसी चीज से आवाज करना। सो ये बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत बन जाएंगे। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आई बात सबको? ओके, चलिए स्कोर नोट डाउन करते चलिए। कितने आंसर्स गलत हो रहे हैं, कितने आंसर्स सही हो रहे हैं, कितने आंसर्स मुझे 50% लग रहा था ये सवाल है, 50% गलत लग रहा था। ऐसे सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको बाद में जब रिवाइज करें आप, तो आपको उसका हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सवाल। एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट। ऐसे एनिमल्स जो आमतौर पर हमें फार्म्स के ऊपर दिखाई देते हैं,
और उनको एसेट के तौर पर रिगार्ड करते हैं। एसेट यानी कि एक आपके 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 फायदे की चीज़ है। जनरली जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, क्योंकि उनके मिल्क से पैसे मिलते हैं फार्मर्स को, है ना, तो ये क्या बन जाता है, एसेट बन जाती है उनके लिए। तो वैसा यहाँ पर क्या है, लाइफ स्टॉक कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक इज द राइट आंसर बिकॉज लिविड का मतलब होता है एंग्री। आई एम एब्सोल्युटली लिविड विद दिस बिहेवियर, आई एम एब्सोल्युटली एंग्री विद दिस बिहेवियर। लाइवलीहुड का मतलब होता है इनकम। अभी ये इनकम जो वर्ड है, आप बोलेंगे सर काउ एंड बफेलो के मिल्क से तो इनकम ही आ रहा है फार्मर को, तो उसको लाइवलीहुड क्यों नहीं बोलेंगे। लाइवलीहुड कोई और चीज भी हो सकती है, फार्म से रिलेटेड अगर आपका जॉब नहीं भी है, किसी और जॉब में काम कर रहे हो आप, तो भी वो आपका लाइवलीहुड बन जाता है। एंड लिवर इज स्टेबल, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash is a person who gets things secretly and illegally in and out of a country. किसी कंट्री में खास तौर से ऐसी चीजें जो इलीगल है उनको सीक्रेटली छुपे हुए हिडन रास्तों से अंदर बाहर करने वालों को क्या कहते हैं। ये आपने फिल्मों में, सीरियल्स में बहुत बार देखा होगा। स्मगलिंग, ये कॉन्सेप्ट सुनी है ना आपने। जो चीजें इलीगल है उनको छुपे हुए रास्तों से या सीक्रेट रास्तों से किसी कंट्री में लाना और किसी कंट्री से बाहर निकालना, तो उसको हम कहते हैं स्मगलिंग। और जो स्मगलिंग करता है वो कौन होगा, स्मगलर ही होगा। स्मगलिंग करने वाला स्मगलर होगा, इंपोर्टर नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होते हैं वो लीगली होते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ किए जाते हैं। क्रिमिनल जो है वो कोई भी हो सकता है, चोरी करने वाला भी क्रिमिनल है, मर्डरर भी क्रिमिनल है ना, या स्मगलिंग करने वाला भी क्रिमिनल ही होता है टेक्निकली। लेकिन क्रिमिनल जो वर्ड है जेनरिक वर्ड है या जनरल वर्ड है, हमें स्पेसिफिक वर्ड चाहिए। स्मगलर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। He ordered his soldiers to search dash whole forest for dash lost puppy of the boy. आर्टिकल का क्वेश्चन है, दो आर्टिकल्स यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो देखिए, उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया टू सर्च द होल फॉरेस्ट। होल का मतलब है कंप्लीट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट छान डालो। ये जो खोया हुआ कुत्ता है इस लड़के का, छोटे कुत्ते का जो पपी है, वो मिलना चाहिए। तो फॉरेस्ट कैसा है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है ना, डेफिनेट है, आधा अधूरा नहीं है, कंप्लीट है, होल है, डेफिनेट है। यानी कि यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। और क्या करना है, फॉर डैश लॉस्ट पपी ऑफ द बॉय, कोई एक पर्टिकुलर लड़का है, देखिए द बॉय आ गया, और इसी लड़के का एक खोया हुआ पपी है। पपी यानी कि कुत्ते का छोटा सा बेबी है ना। तो ये जो है ये भी डेफिनेट ही है ना, दूसरा वाला जो नाउन है वो भी डेफिनेट है, मतलब डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा यहां पर भी। तो पहले फिल इन द ब्लैंक में भी द आएगा, दूसरे फिल इन द ब्लैंक में भी द आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर यहां पर होने वाला है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल है। द सर्वेंट सेड, I met Ramesh when I was coming from the market. प्रोनाउन चेंज होगा। सर्वेंट सेड आई मेट रमेश, आई का बनेगा ही, अकॉर्डिंगली हमारा प्रोनाउन चेंज होना चाहिए। आई का आई नहीं रख सकते, आई के जगह रमेश नहीं लिख सकते, ही चलेगा और ये वाला भी ही चलेगा। यानी कि आपका आंसर 3 और 4 में से ही कोई एक आंसर आएगा। नाउ वर्ब देखिए, ओरिजिनल सेंटेंस में मेट है, मेट जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। अभी सिंपल पास्ट टेंस में जब आपका डायरेक्ट स्पीच आता है तो इसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय आमतौर पर हैड प्लस V3 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन कभी कभी इसको सिंपल पास्ट टेंस में भी रखा जा सकता है। पास्ट परफेक्ट का या तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है या फिर सिंपल पास्ट में ही रख सकते हैं। यानी कि हैड प्लस V3 और डायरेक्ट V2 इन दोनों में से ही कोई एक वर्ब आएगा। अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखोगे तो इसमें हैज मेट आ गया। अब ये हैज के वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया, हैज प्लस V3 बन गया, और हमें हैज प्लस V3 नहीं चाहिए, हैड प्लस V3 चाहिए। मतलब ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो करेक्ट आंसर क्या बचेगा? फोर्थ ऑप्शन। और यहाँ पर मेट जो है वो ओनली V2 में लिखा हुआ है, जो कि हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, समझ में आई बात सबको? ऐसे करके एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो गलत ऑप्शंस होते हैं उनको पहले हटा दो और फिर जो बचेगा वही सही आंसर होगा। ऐसे करके हमारी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन हो जाती है। तो एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉट द एरर, इस सेंटेंस में गलती कहां पर है ये आपको बताना है। I think Jeremy will not have saved enough money by the time the year ends. टेंस का स्ट्रक्चर गलत लिखा है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल प्लस हैव प्लस V3, विल प्लस हैव प्लस V3, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। नॉट अगर लगा दिया तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। तो अगर आपके पास विल और हैव है तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहां देखिए विल आ गया, विल के बाद उन्होंने हैव लिख दिया है तो ये भी चलेगा, लेकिन हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सेव के जगह यहां पर क्या होना चाहिए? सेव्ड होना चाहिए V3 फॉर्म में, तब जाके ये सही बनेगा। तो टेंस का स्ट्रक्चर यहां पर गलत लिखा हुआ है। सो एरर कौन से पार्ट में है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 आंसर इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? बी आंसर इज राइट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू जिन्होंने बी आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, असेसमेंट की सही स्पेलिंग क्या है? असेसमेंट, किसी चीज को एसेस करना, यानी कि उसका स्टडी करना, एनालाइज करना, है ना, उसके डिटेल्स को जानना। तो सिर्फ नॉर्मली एसेस जब हम लिखते हैं वर्ब के फॉर्म में तो भी उसमें 4 बार एस लगता है, ASSESS, ए के बाद भी डबल एस लगता है, ई के बाद भी डबल एस लगता है। ये एसेस होता है V1 फॉर्म में, ये वर्ब के रूप में होता है। इसी वर्ब का नाउन जब बनता है तो असेसमेंट बन जाता है, और असेसमेंट में भी ये वाले डबल एस जो है दोनों वो कैरी हो जाते हैं। तो 2 बार डबल एस आएगा, यानी कि टोटल 4 बार एस आएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। 3 और 4 में से ही एक कोई हो सकता है। 1 और 2 में सिंगल एस के वजह से ये आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। लेकिन असेसमेंट में सीधा MENT लगाएंगे ना, ये ई एक्स्ट्रा का यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल स्पेलिंग में भी एंड में ई नहीं लगाते। तो फिर ये MENT के पहले जो ई लगा हुआ है वो गलत हो जाएगा, एक्स्ट्रा ई हो जाएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए पैराजंबल पे आते हैं। ना ये आपके 4 सेंटेंस हैं PQRS, इनको अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखें RQ आर और क्यू, यही 2 ऑप्शंस है जो आपके स्टार्टिंग में आ चुके हैं। तो एक बार आर पढ़ लेते हैं और एक बार क्यू पढ़ लेते हैं। आर में लिखा है अ स्टेट ऑफ टोटल वॉर इमर्ज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस डायरेक्टली इन्वॉल्विंग मोर देन 100 मिलियन पीपल फ्रॉम मोर देन 30 कंट्रीज। लेकिन ये बाद की बात है, टोटल वॉर कब शुरू हुआ तब की बात है। वॉर की शुरुआत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमारा पैराग्राफ है और वर्ल्ड वॉर 2 को इंट्रोड्यूस करने वाला सेंटेंस होगा क्यू वाला।
World War II was a global war that lasted from 1939 to 1945 and is the deadliest conflict in human history, marked by 70 to 85 million fatalities. यानी कि इतने लोग मारे गए, 70 से 80 मिलियन लोग मारे गए. मतलब यहां पर ये आपका इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस है, और अगर ये इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस है तो क्यू से शुरू होने वाले दोनों ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं. आर का ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी नहीं लग रहा है. अभी आप एक बार देखिए कि क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा या फिर पी आएगा. ये एक तरीका है जाने का, या दूसरा तरीका है कि कोई पेयर बन रहा है क्या. देखिए जैसे अगर मैं देखूं यहां पर, अ स्टेट ऑफ वॉर इमर्ज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस. यहां पर अलायंस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि जब अलायंसेस यानी कि गठबंधन तैयार हुए उसके बाद ये टोटल वॉर का स्टेट तैयार हुआ जिसमें 100 मिलियन लोग इन्वॉल्व थे और 30 कंट्री से ये लोग इन्वॉल्व थे. इसका पेयर बनता है देखिए पी के साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा मेजर पार्टिसिपेंट्स, यानी कि एक तो 30 कंट्रीज तो थे ही, मेजर पार्टिसिपेंट्स थ्रू देयर एंटायर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कैपेबिलिटीज बिहाइंड द वॉर फ्रंट. तो इनमें से जो मेजर कंट्रीज थे उन्होंने अपने अपने इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को भी वॉर में लगा दिया. सो यहां पर आर के बाद में पी का पेयर बनता हुआ नजर आता है. आर के बाद पी का पेयर बनता हुआ नजर आता है. और इन दो ऑप्शंस में अगर आप देखें, आर और पी एक साथ यहां पर है, यहां पर भी है लेकिन उल्टे पेयर में है. पहले पी आ गया, बाद में आर आ गया. लेकिन हमें कैसे पता चला कि पहले आर लगेगा बाद में पी लगेगा? क्योंकि पी की शुरुआत में आ गया अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी कि इसके अलावा. किस चीज के अलावा? आर के अलावा, यानी कि आर के बाद ही पी लगेगा. समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जा सकते हैं. फोर्थ वाला ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो ये एक पेयर मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. ये लॉजिक, ये अप्रोच समझ में आ गया सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए फटाफट से. शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स. ऐसा पर्सन जिसके पास स्किल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंसोम्नियाक तो नहीं कह सकते. इंसोम्निया का मतलब होता है जिसको रात को नींद नहीं आती. अ पर्सन हु कैनॉट स्लीप एट नाइट. 2-2 दिन, 3-3 दिन तक नींद नहीं आती है ना, लैक ऑफ स्लीप की बीमारी होती है. मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड, जो हर चीज बारीकी से की जाती है. डिटेल्ड एनालिसिस, मेटिकुलस. बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेके जो काम किया जाता है, विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स जो काम किया जाता है, उसको हम कहते हैं मेटिकुलस. पर्टिनेंट टू समथिंग. पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग. रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज से जब रिलेट करती है कोई दूसरी चीज तो ऐसे हम बोलते हैं ना, दिस इज रिलेटेड टू दैट, दिस इज पर्टिनेंट टू दिस, ऐसे हम बोलते हैं. और डेक्सटेरस का मतलब होता है स्किलफुल. डेक्सटेरस का मतलब होता है स्किलफुल या फिर शोइंग ग्रेट स्किल. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. बाकी सारे वर्ड्स आपके गलत हो जाएंगे. नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव कन्वर्जन का यहां पर क्वेश्चन है. विल मोटीन बी हेल्प्ड बाय अस? क्या होगा आंसर बताइए. ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है लेकिन सॉल्यूशन यहां पर सेम पैटर्न में करना है. मेन वर्ब को ऑब्जर्व करते हैं, विल प्लस बी प्लस वी3. नाउ बी प्लस वी3 आने की वजह से ये पैसिव वॉइस में बन जाता है. ओरिजिनल सेंटेंस ही पैसिव में है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है. नाउ जब आपका विल प्लस बी प्लस वी3 का एक्टिव वर्जन तैयार करना है, इसका नॉर्मली कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? नॉर्मली हम कन्वर्जन करते हैं विल प्लस वी1. विल प्लस वी1 ये जो फॉर्मूला है इसी का पैसिव कन्वर्जन बनता है विल प्लस बी प्लस वी3. तो इधर अगर विल प्लस बी प्लस वी3 दिया है तो एक्टिव बनेगा विल प्लस वी1. लेकिन विल प्लस वी1 जो है ये यहां पर आया है. प्रॉब्लम यहां पर क्या है? बहुत सारे बच्चे ना ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाते हैं विल प्लस वी1 देख के. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि ये जो मोटिन है ना, इसका पोजीशन तो चेंज किया ही नहीं. विल मोटिन बी हेल्प्ड बाय अस, इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या हम मदद करेंगे मोटिन की. अगर आपने ये सेंटेंस लिख दिया विल मोटिन हेल्प अस, इसका मतलब चेंज हो जाता है, क्या मोटिन हमारी मदद करेगा. और एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते समय सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदल सकते, ये ध्यान रखना है. तो जो लोग आंसर नंबर 1 के साथ जा रहे हैं वो गलत हो गए, सिली मिस्टेक कर दिया. क्योंकि
सेंटेंस का मतलब चेंज हो रहा है। तो दूसरा क्या बचा अपने पास, अभी सारे ऑप्शन जो बाकी के बचे हुए हैं वो शैल में हैं। और हमने एक बार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि विल और शैल जो है ये इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। कब इंटरचेंज कर सकते हैं? जब आपका ये फर्स्ट या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल या फिर सिंगुलर में प्रोनाउन हो। सिर्फ आई और वी के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी ही बन जाएगा ना, क्योंकि यहां पर जो अस है वो आपका सब्जेक्ट बन के जाएगा तो वी बनेगा। और वी के साथ हम शैल लगा सकते हैं, वी के साथ शैल लगा सकते हैं, लेकिन मोटिन के साथ शैल नहीं लगेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत है। 1 और 3 हमने हटा दिया। नाउ शैल वी हेल्प मोटिन और वी शैल हेल्प्ड मोटिन, एक तो शैल के बाद में हेल्प्ड लिखा हुआ है ईडी लगा के, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। और अगर आपको एंड में क्वेश्चन मार्क लिखना है तो शुरुआत वी से नहीं कर सकते, शुरुआत शैल से करनी पड़ेगी। इन्वर्जन वाला सेंटेंस यहां पर करेक्ट होगा, यानी कि बी आंसर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? समझ में आई बात सबको? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट आई होप इट इज अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का सिनोनिम बताइए सब लोग। ओके, पेन्यूरियस जो है इट इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी, जब आपके पास पैसे की कमी होती है, इस स्टेट को, इस सिचुएशन को कहते हैं पेन्यूरियस होना, एक प्रकार से गरीब होना, पुअर होना, या बहुत ज्यादा पैसे ना होना। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? अभी देखिए, प्रोडिगल का मतलब होता है लैविश। प्रोडिगल का मतलब होता है लैविश, यानी कि महंगा, एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट ये जो वर्ड है ये लैविश के जैसा वर्ड है, और लैविश है प्रोडिगल, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट और प्रोडिगल एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिनका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा महंगा है। बहुत ज्यादा महंगी अगर कोई चीज है तो पैसे तो लगेंगे। तो लैक ऑफ मनी का एंटोनिम बन जाएगा ये। 3 और 4 ये आपके एंटोनिम्स बन जाएंगे। हमें सिनोनिम चाहिए तो 3 और 4 गलत। बेनेवोलेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, या फिर एक प्रकार से हार्मलेस है, जो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हार्मलेस है या हेल्पफुल है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या बचता है? इकोनॉमिकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इकोनॉमिकल में और इकोनॉमिक में। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनके दो अलग अलग मीनिंग बनते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक अगर है वो अपने इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, अर्थशास्त्र, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक रिग्रेस। तो जो आपके अर्थव्यवस्था से, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है वो होता है इकोनॉमिक। और इकोनॉमिकल ए एल अगर लगा दिया उसका मतलब बनता है जो सस्ता है, जो गरीब है, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जो ज़्यादा पैसे के बिना भी किया जा सकता है, उसको इकोनॉमिकल कहते हैं। समझ में आई बात? दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये भी विशेषण ही होता है और ये वाला भी विशेषण ही होता है, लेकिन दोनों में मीनिंग में अंतर होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पैराजंबल का सवाल आ गया, इसको कर लेते हैं फटाफट से, सब लोग ट्राई कीजिए। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शंस में जाएंगे, एस पी पी एस। एस और पी में देखिए क्या डिफरेंस है। सम हैव ब्लेम्ड स्लो राइज इन हाउसहोल्ड इनकम्स फॉर दिस, while others have suggested that younger Indian savings less than what their parents did। तो ये जो this लिखा है वो किस चीज के लिए लिखा है? ये this क्या है? सम यानी कि सम पीपल, कुछ लोगों ने ब्लेम किया है स्लो राइज इन हाउस होल्ड इनकम्स। अपने जो हाउस होल्ड इनकम्स होते हैं, यानी घर के अंदर आने वाला जो पैसा होता है, उसमें बढ़ोतरी जो हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है,
इसका ये ब्लेम डाल रहे हैं इस चीज के ऊपर, लेकिन ये दिस क्या है हमें नहीं पता। तो एस के साथ हम शुरुआत नहीं कर सकते, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है, एस के साथ अगर शुरुआत नहीं कर सकते तो 1 और 4 तो इधर ही हट जाएंगे हमारे। समझ में आई बात? बचे अपने पास 2 और 3, और 2 में यहां पर देखिए दोनों जगह पर पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पी आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, इंडियाज डिक्लाइनिंग सेविंग्स रेट हैज बीन अ पजल फॉर मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स। मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं इनके लिए ये इंडिया का डिक्लाइन होता हुआ सेविंग रेट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, एक समस्या बन चुकी है, एक पजल की तरह है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, ये पहला प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम के लिए कुछ लोग ब्लेम करते हैं, किसे, स्लो राइज इन हाउस होल्ड इनकम्स को ब्लेम करते हैं। यानी कि पी के बाद में एस लगेगा, पी के बाद में एस लगेगा, पी के बाद आर नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 2 के साथ जाएंगे। फिर एस के बाद क्यों लगा सकते हैं, हाउएवर फ्रेश डेटा फ्रॉम अ सर्वे शोज दैट अमंग अर्बन इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन द यंग एम्प्लॉइज टेंड टू सेव अ हायर शेयर ऑफ देयर इनकम्स देन देयर ओल्डर काउंटरपार्ट्स। Also, the savings pattern of post millennials and millennials are similar, the data shows। तो डेटा यहाँ पर कुछ चीजें दिखाता है, Q और R का भी पेयर बनता है, Q और R एक साथ कुछ डेटा आपको दिखा रहे हैं, तो Q और R एक साथ आएंगे। यहाँ पर Q और R एक साथ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही जवाब होना चाहिए। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब बताइए। ईडियम है, मुहावरा है 40 विंग्स। विंक ये जो वर्ड है WIN के, विंक, विंक ये होता है आंखों, आंखें जब आप ऐसे आंख मारते हैं ना, किसी एक आंख ऐसे मारते हैं हंसते समय, या कोई जोक होता है तो, या फिर कोई मजाक करना है तो उसको विंक कहा जाता है, विंकिंग द आई, है ना। 40 विंक का मतलब 40 बार ऐसे आंख मार रहे हैं क्या? 40 बार आंख मारना ये तो कोई गलत बात हो गई, ऐसा कुछ इशू होगा, फिर आंख में कुछ इन्फेक्शन होगा। स्मॉल टॉक भी नहीं आएगा। स्मॉल टॉक का मतलब क्या होता है, ऐसे ही टाइम को स्पेंड करने के लिए या टाइम पास करवाने के लिए जो ऐसे फालतू के सवाल हम पूछते हैं ना, तो फिर भाई क्या खाना हो गया, और क्या चल रहा है, सब ठीक है, घर पे सब कैसे हैं, ये जो होता है ना एक ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए जो हम एक दूसरे के साथ जो छोटी मोटी बातें करना की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं स्मॉल टॉक। ठीक है। प्रिकैरियस सिचुएशन नहीं, प्रिकैरियस सिचुएशन का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस सिचुएशन। अपॉर्चुनिटी इन हैंड भी गलत आंसर है, इसका सही जवाब होगा शॉर्ट नैप। और शॉर्ट नैप, नैप का मतलब होता है नींद, सोना, थोड़ी देर के लिए सोना। दोपहर का खाना होने के बाद ऐसे थोड़ा सा हेवी हो जाता है और फिर दोपहर को 2:30-3 बजे के आसपास ऐसे आंख बंद होना शुरू हो जाते हैं, नींद आ जाती है। फिर जो आधे घंटे की नींद हम लेते हैं, आधा घंटा 45 मिनट्स की जो नींद लेते हैं, उसको कहते हैं 40 विंग्स या एक शॉर्ट नैप। कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट, है ना। बिल्कुल सही जवाब 40 विंग्स इज अ शॉर्ट नैप। चलिए अगला सवाल देखिए, स्पॉट द एरर का सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सॉल्व कीजिए। I would never apologize if I were you। अब बहुत लोगों को लगता है कि सर यहाँ पर वेयर के जगह वॉज आएगा, लेकिन ये वॉज गलत है, वेयर ही करेक्ट है। आई के साथ यहाँ पर वेयर क्यों चलता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं सब्जंक्टिव केस। क्या कहते हैं? सब्जंक्टिव केस, मतलब हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, अगर मगर वाली बातें इन अ वेरी वेरी हाइपोथेटिकल सेंस, जो रियल में नहीं है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, बस जो रियल में नहीं है, दिमाग में चल रहा है। अगर मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं करोड़पति होता, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं ये करता। लेकिन आप किसी और की जगह कभी नहीं ले सकते, आप अपनी जगह होते हो और सामने वाला अपनी जगह होता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। और सब्जंक्टिव केस में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब, और वो पास्ट टेंस में ही आना चाहिए। प्लूरल वर्ब और पास्ट टेंस में जब आता है, ये दो कंडीशंस हमें पूरी करनी होती है, तो अल्टीमेटली हम लोग वेयर के साथ ही एंड अप होते हैं, क्योंकि वेयर जो है वो पास्ट टेंस में भी है और प्लूरल फॉर्म में भी है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही आएगा और वो भी पास्ट टेंस में ही आएगा, अगर आपके सेंटेंस में हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, सब्जेक्टिव केस है। तो ये इफ आई वेयर यू चलेगा। नाउ दूसरी बात देखिए, आई वुड नेवर अपोलोजाइज, ये कंडीशनल सेंटेंस भी तो है ना, और इफ के बाद आने वाला जो होता है उसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, और इफ के पहले आने वाला जो क्लॉज होता है उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं।
नाउ कंडीशनल क्लॉज में वेयर हमारा फिक्स हो चुका है, यानी कि कंडीशनल क्लॉज जो है वो V2 फॉर्म में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में आया है। नाउ जब कंडीशनल क्लॉज V2 फॉर्म में आता है तो मेन क्लॉज जो है वो वुड प्लस V1 या फिर कुड प्लस V1 या फिर माइट प्लस V1 इस पैटर्न में आना चाहिए। इसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल के सेंटेंसेस। तो सेकंड कंडीशनल का भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। मेन क्लॉज वुड प्लस V1 में है क्या, एक बार देख लीजिए। मेन क्लॉज वुड प्लस V1 में है क्या, वुड अपोलोजाइज। नेवर तो बस एक एडवर्ब है, इसको इग्नोर कर दीजिए, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आया हुआ वर्ड है। वुड प्लस V1, अपोलोजाइज V1 में है और वुड के बाद V1 भी लग गया, यानी कि कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज का जो पैटर्न है वो भी सही निकला। सारी चीजें सही है सेंटेंस में, कोई एरर है ही नहीं। इसका सही जवाब होगा नो एरर। सब्जेक्टिव केस के हिसाब से भी सही है और कंडीशनल क्लॉज के हिसाब से भी ये सेंटेंस करेक्ट था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सिंपल है, बहुत ही आसान है। This story is about dash little boy and dash squirrel. Now जब भी आप किसी बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं तो उस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं ना, कि एक कहानी किसके बारे में है। तो हम बोलते हैं कि ये कहानी एक राजा के बारे में है, ये कहानी एक रानी के बारे में है, ये कहानी एक शेर के बारे में है। एक शेर, एक राजा, एक रानी, एक लड़का, एक लड़की, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो एक ये वर्ड का उच्चार या वो यूसेज करते हैं। और जब भी हम हिंदी में सेंटेंस बनाते समय एक ये इस्तेमाल करते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब होता है तो ए और एन में इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। सो द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की कहानी है तो अ लिटिल बॉय आएगा। और एक स्क्विरल की, एक गिलहरी की कहानी है तो यहां पर भी एक आएगा, तो यहां पर भी अ आर्टिकल ही लगेगा। तो अ आर्टिकल दोनों जगह पर लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय एंड अ स्क्विरल। समझ में आई बात सबको? जिन्होंने आंसर 2 नहीं दिया है, आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंसिडरेट? कंसिडरेट, ही इज अ वेरी कंसिडरेट पर्सन, शी इज अ वेरी कंसिडरेट वुमन। इसका मतलब क्या होता है कि जो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उस हिसाब से अपने आप में चेंजेस भी करते हैं। रिजिड नहीं होते, एक प्रकार से फ्लेक्सिबल होते हैं अपने आइडियाज को लेके, कंसिडरेट होते हैं, समझते हैं कि हाँ ठीक है, सामने वाले की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको कोई कठिनाइयाँ हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा कंसिडरेट रहना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, उसका सिनोनिम भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव का सिनोनिम पॉजिटिव होगा। एरोगेंट ये मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, रूड, बदतमीज। वरीसम, कंसर्न या रिमोट, इनमें आपको यहां पर कोई एक बताना है। नाउ वरीसम और कंसर्न में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है। देखो, वरीसम का मतलब होता है जो हमेशा वरी करते हैं, यानी कि चिंता करते रहते हैं, और इतनी चिंता कि वो एक प्रकार से आपके लिए हानिकारक बन जाती है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक बन जाती है। हर चीज में फिर डरना शुरू कर देते हैं लोग, डर पैदा हो जाता है, नर्वसनेस, टेंशन, एंग्जाइटी पैदा हो जाती है वरीसम होने के वजह से। कंसर्न होना ये एक पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है। कंसर्न का मतलब है, बोलते हैं ना कि जैसे योर पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, योर पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट योर वेलबींग, आई एम कंसर्न अबाउट योर करियर, मतलब मुझे तुम्हारे करियर की थोड़ी सी चिंता हो रही है। अभी ये जो चिंता है ये थोड़ी पॉजिटिव नेचर में होती है, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन का भला चाहते हो। ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चला जाता। आउट ऑफ कंट्रोल जब जाता है तो वो वरीसम बन जाता है, कंसर्न नहीं रहता, है ना। और रिमोट का मतलब होता है दूर दराज का, जो बहुत दूर दराज का इलाका है उसको रिमोट एरिया कहते हैं। तो ये कॉन्टेक्चुअली गलत वर्ड बन जाएगा। तो ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, कंसर्न विल बी द राइट आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आई बात सबको? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्श? हार्श, हार्श का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड है, काफी कॉमन वर्ड है, बहुत बार हम ये वर्ड सुनते हैं, देखते हैं। He gave me very harsh treatment.
दिस इज अ वेरी हार्श पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल लिटिल क्राइम. हिज हार्श वर्ड्स मेड हिज फ्रेंड क्राई. है ना, हार्श का मतलब क्या होता है, जो एक प्रकार से मीन है या थोड़े से एक्सट्रीम शब्द हैं, है ना, हार्श ट्रीटमेंट है, एरोगेंट है, रूड है, नेगेटिव वर्ड होता है. सो कैसा एक प्रकार से स्ट्रिक्ट है ना, स्ट्रिक्ट है. हार्श का मतलब स्ट्रिक्ट, रफ नहीं. रफ का मतलब होता है जो खुरदरा है या जो दरदरा है, जो महीन नहीं है, जो सॉफ्ट नहीं है, उसको रफ कहते हैं. हार्श का सिनोनिम यहां पर स्ट्रिक्ट बनता है. और लैक्स तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि लैक्स का मतलब होता है लीनियंट. कुछ दो टाइप के टीचर होते हैं, देखो. एक होते हैं हार्श टीचर्स, यानी कि जो पनिश करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे बच्चों को पनिश करते हैं, है ना, सजा देते हैं. हार्श टीचर्स मार्क्स कम देते हैं. अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, है ना, ए के जगह द लिख दिया, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, फिर भी सारे के सारे मार्क्स कट कर देते हैं, 0 नंबर देते हैं. ये होता है हार्श पनिशमेंट, हार्श टीचर. और कुछ टीचर्स बहुत ही लीनियंट होते हैं. ठीक है, चलो, इतना इतना लिखा है ना, 10 में से 8 मार्क्स में तुमको दे दूंगा, कोई बात नहीं, है ना, 9 मार्क्स दे दूंगा. और किसी को पनिश नहीं करते, सबके साथ एकदम अच्छे से रहते हैं. ऐसे टाइप के टीचर्स को हम लीनियंट कहते हैं, या लैक्स. लैक्स का मतलब होता है लीनियंट. तो ये एंटोनिम बन जाएगा. एंटोनिम नहीं चाहिए हमें, स्ट्रिक्ट विल बी द राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखिए. रिलाय. रिलाय ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर रिलाय करना, निर्भर रहना. डिपेंड, स्क्वांडर, अपीजमेंट या फिर एफिशिएंट. क्या होगा आंसर? यस, रिलाय का मतलब होता है डिपेंड करना, किसी पर्सन के ऊपर निर्भर रहना. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट. स्क्वांडर का मतलब होता है वेस्ट करना, जैसे हम बोलते हैं ना, स्क्वांडर द अपॉर्चुनिटी, डोंट स्क्वांडर द अपॉर्चुनिटी, या डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी. अपीजमेंट का मतलब होता है किसी को काम डाउन करना, शांत करना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, गुस्से में जो पर्सन है उसको शांत करवाना. एंड एफिशिएंट का मतलब सबको पता है, जो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, है ना, काम को कैसे करना, एफिशिएंटली करना या डिलीजेंटली करना. डिलीजेंट का मतलब भी होता है एकदम परफेक्ट तरीके से काम करने वाले को एफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, नाउ अभी ये 20 क्वेश्चंस हमारे हो गए, लेकिन ये सेशन खत्म नहीं हुआ है. थोड़ा और एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे. अभी तक 20 में से कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए, आपका क्या स्कोर रहा है अभी तक के क्वेश्चंस में, ये एक बार जरा कमेंट करके सब लोग बताएंगे. और अगले 10 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो थोड़े रैपिड फायर के जैसे होंगे. आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने जल्दी हो सकते हैं, जितने फटाफट हो सकते हैं, उतने सॉल्व करेंगे. रेडी है सब लोग अगले 10 क्वेश्चंस के लिए? और यहाँ पर 20 में से कितना स्कोर आया एक बार आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए. ओके, जिनके यहाँ पर 20 में से 17-18 ऐसे स्कोर आए हैं, अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर. 19-20 अगर है आउट ऑफ आउट मार्क्स जिसके आए हैं किसी के, तो बहुत ही बढ़िया, वेल डन. लेकिन जिनके 15 के नीचे स्कोर है, 15 या 15 के नीचे स्कोर है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े से और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको. ठीक है ना, एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी होगा. आज तो 2 दिसंबर है, हार्डली 2-3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में. 5 तारीख को एग्ज़ाम है आपकी. तो अभी अगले 2 दिन में भी जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस आप करिए. जितने लेक्चर्स देख सकते हैं लेक्चर्स देखिए, पुराने सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे. ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए. जिन्होंने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @kaustubsir_textbook. या फिर इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए रेडी है सब लोग अगले 10 क्वेश्चंस के लिए? फटाफट से रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे. पहला सवाल, डैश वेर यूज्ड टू कट द रोप, सिजर्स, सिजर, प्लायर या टायर. टायर तो नहीं आएगा, गाड़ी का टायर होता है. प्लायर्स नहीं चल सकता. प्लायर यानी कि पकड़ जो होती है, जिसको स्क्रू टाइट करने के लिए यूज करते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर कट करने के लिए यूज करते हैं. लेकिन यहां पर कैंची का इस्तेमाल किया जाएगा रोप को कट करने के लिए. सिजर्स जो है प्लूरल फॉर्म में आता है, ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल ही आता है. सिंगुलर वर्जन इसका बनता नहीं है. सिजर ये वर्ड गलत होता है. सो 1 आंसर आपका सही जवाब होगा. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. कॉन्ट्रेडिक्ट इस वर्ड का सिनोनिम बताइए. जब आप कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं किसी चीज को, यानी कि ऑपोजिट आइडिया एक्सप्रेस करते हैं,
ए के बारे में एग्जैक्टली उल्टा बी में लिखा है, बी के बारे में उल्टा सी में लिखा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम क्या बनेगा? कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन इज द राइट आंसर। कॉन्ट्रा से याद रखिए, कॉन्ट्रा का मतलब जो ऑपोजिट नेचर का होता है, जो ऑपोजिट तरीके से फंक्शन करता है। परमिट का मतलब परमिशन है ना, अनुमति दे देना, तो ये एंटोनिम नहीं बनेगा। वेरीफाई का मतलब किसी चीज को सही है या गलत है, या सही है ऐसे प्रूव करना, वेरीफाई करना। एंड वाउच का मतलब होता है एक प्रकार से सपोर्ट करना, किसी पर्सन को सपोर्ट करना है ना, किसी पर्सन की तरफदारी करना, उसकी साइड लेना, वाउच करना। सो कॉन्ट्रावीन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पैराजंबल। ना यहाँ पर या तो आप सेंटेंस की शुरुआत में देख सकते ए बी डी बी, लेकिन आप एक पैर भी बना सकते हैं, जैसे ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेर एक्सपोज्ड टू समथिंग। एक्सपोज के बाद टू आता है, ही वॉज एक्सपोज टू डेंजरस केमिकल, शी वॉज एक्सपोज टू एलर्जेंस, है ना। सो एक्सपोज के बाद टू आएगा, यानी कि ए के बाद में सी आएगा। ए और सी का पेयर कहां पर है? देखिए वन में है, यहां पर नहीं है। ए और सी का पेयर है, यहां पर हो सकता है, हो सकता है। तो तीन ऑप्शंस अपने पास हैं, लेकिन एक्सपोज टू ईच अदर्स कैप्रिशियस माइंड्स हैड अ डीबेजिंग इफेक्ट ऑन समथिंग। had an effect on something, it has an effect on your body, it has an effect on your mind, it has an effect on your general well-being। इफेक्ट के बाद ऑन लगता है, यानी कि सी के बाद में डी आ जाएगा। सी के बाद में डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है, और यहाँ पर सी के बाद डी ऑप्शन नंबर 1 में भी है। यहाँ पर सी के बाद बी है तो नहीं चल सकता, और यहाँ पर ए से स्टार्ट किया है, यहाँ पर बी से स्टार्ट किया है, लेकिन the waste of human resources and the fact that all members of the family were exposed to। तो एंड के बाद द फैक्ट दैट लिख सकते हैं, यानी कि बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी, सॉरी 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट, दिस बुक इज डैश। नाउ देखिए, माई और माइन है ना, योर एंड योर्स, देयर एंड देयर्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो यहाँ पर जो नाउन होता है, इस नाउन के ऊपर ऐसे हम लाइन बनाते हैं, जैसे बुक नाउन है और बुक के बाद पोजेशन है, लाइन के बाद पोजेशन है। तो अगर लाइन के बाद में पोजेशन है तो यहाँ पर भी लाइन के बाद आएगा, मतलब लाइन के बाद वाले सारे चल सकते हैं, लाइन के बाद वाले सारे चल सकते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक इज हर्स, सब में एस लगेगा या माइन लगेगा। ये देयर नहीं चल सकता, माइन चल सकता है, योर नहीं चल सकता, हर नहीं चल सकता। हर के जगह हर्स चाहिए था, योर के जगह योर्स चाहिए था एस लगा के, देयर के जगह देयर्स चाहिए था एस लगा के। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द फ्रेंच आर्मी डैश डिफीटेड एट वाटरलू। फ्रेंच आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, ये सिंगुलैरिटी में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि आर्मी को सिंगुलर देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब यानी कि इज और वॉज, दोनों में से कोई एक। लेकिन डिफीट हो चुकी है फ्रेंच आर्मी वाटरलू में, बहुत पुराना इंसिडेंट है ना, जहां पर नेपोलियन की हार हुई थी, वाटरलू, द बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं, इंग्लिश ने हराया था, ब्रिटिशों ने हराया था। सो यहाँ पर इज नहीं चलेगा, वॉज चाहिए, पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन। मोर मेन देन वन डैश द लिफ्ट। नाउ जब भी देखिए मोर मेन के बाद दैन आता है, मोर विमेन के बाद दैन आता है, मोर के बाद जब दैन आता है तो हमेशा याद रखिए इसके बाद वन, चाहे वन भी हो, मोर देन वन है मतलब क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 3 4 5 ये सारे क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, और प्लूरल वर्ब का मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर स्टक इन द लिफ्ट, आर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और पैराजंबल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या होगा आंसर। एक्चुअली सेंटेंस जंबल है, एक ही सेंटेंस का बड़ा सा पैराग्राफ बनाया उन्होंने।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। यस, आर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शंस में आर के साथ शुरुआत हो रही है, तो ऑब्वियसली आर विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। द ग्रेट पुलमन वाज व्हर्लिंग ऑनवर्ड्स विथ सच डिग्निटी ऑफ मोशन दैट, सच के बाद दैट आएगा, सच डिग्निटी ऑफ मोशन दैट a glance from the window seemed simply to prove that the plains of Texas were pouring eastward। तो एस के साथ एंड करेंगे, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 1 आंसर जिन्होंने दिया है, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। The news said that dash whole of Scotland was covered in snow। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक एग्जांपल देखा था होल फॉरेस्ट वाला, तो होल के साथ हम नॉर्मली क्या आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं ना। पूरा का पूरा फॉरेस्ट, पूरा का पूरा स्कॉटलैंड यहाँ पर आया है, द होल स्कॉटलैंड विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एक और पैरा जंबल, एक और सेंटेंस जंबल है, फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, अगेन आर से करेंगे, क्यू से या एस से। आर से स्टार्ट करेंगे ना। द मेमोयर एक्सप्लोर्स, मेमोयर इज लाइक अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक्सप्लोर करता है, क्या एक्सप्लोर करता है, ऑथर्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये जो ऑथर है जिसने ये मेमोयर लिखा है, उनकी जो जर्नी थी सेल्फ डिस्कवरी की, वो एक्सप्लोर करती है। यानी कि आर के बाद में क्यू लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, 2 भी हो सकता है, लेकिन क्यू के बाद क्या है, देखिए क्यू के बाद ऑथर्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग ऑन देयर आइडेंटिटी। उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनका इंपैक्ट, उस अपब्रिंगिंग का इंपैक्ट क्या रहा उनके आइडेंटिटी के ऊपर, यानी कि पी आएगा और पी के बाद ऐसा आएगा, पी के बाद ऐसे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, यस वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। हाइप्ड, कोई चीज जब हाइप्ड होती है मतलब क्या होती है, दिस इज वेरी हाइप्ड। हाइप का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, है ना, जिसके बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबको वो चीज चाहिए, है ना। कोई नया ब्रांड ऑफ मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई नई गाड़ी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हाइप हो चुकी है, मतलब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बारे में जब हाइप किया जाता है किसी चीज़ को, मतलब बढ़ाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बात करना, यानी कि अप करना। अप का मतलब क्या है, इंक्रीज। पैरेलेड, पार्लेड का मतलब अगेन, पार्ले इज लाइक जनरली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। डायलेट का मतलब भी होता है एक्सपांड। तो ये सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए ना। एंटोनिम क्या होगा, रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना, उस चीज की वैल्यू को कम करना, रिड्यूस कर देना। सो ये आपका सही जवाब होगा। तो हमने ये टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, रैपिड फायर वाले। इन 10 में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, एक बार बता दीजिए। और जो पहले हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें आपके कितने करेक्ट हुए थे। तो टोटल हमने 30 क्वेश्चंस आज के सेशन में सॉल्व किया, और 30 में से आपका फाइनल स्कोर क्या रहा, इसका आंसर आप सब लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। एंड आई होप आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया। आपके PGCIL एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इनकी प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर इस पर्टिकुलर PPT में मिल जाएंगे। इसको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ये जो PDF है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये टेलीग्राम ID है मेरा, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में जो पेड बैचेस होती हैं, उन पेड बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अगले साल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं, अभी अभी आपकी प्रिपरेशन शुरू हुई है, तो वीडियो के नीचे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की लिंक है। AE JEE वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के सुपर कोचिंग यानी कि पेड बैचेस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे थियरी क्लासेस मिलेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा सिलेबस वहाँ पर कवर करके मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट मिलेंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस नोट्स मिलते हैं, PDFs मिलते हैं, सुपर टीचर्स से पढ़ सकते हैं, डेमो सेशंस भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो बस आपको सुपर कोचिंग में एनरोल करना है, और डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, KAUSTUBH, KAUSTUBH का उस्तो भी मेरा कूपन कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, अच्छा लगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी हमारे पास टाइम बचा है। तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।